हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। और आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट ब्रिटिशर्स के आफ्टर लास्ट वीडियो में हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन देखे थे। अब नॉर्मल जो ब्रिटिशर्स के एस्टेब्लिशमेंट ऑनवर्ड्स आज देखते हैं। तो सबसे पहले उनका कन्फ्रंटेशन जो है बाकी सब जगह तो और भी यूरोपियन पावर्स थी, मराठास का आता है सब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंग्लो मराठा वॉर्स। तो मराठास जो थे फाउंडर जो थे इनके छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक अष्टप्रधान सिस्टम था ना, तो शिवाजी ने फॉर्मुलेट किया था ये दिस अष्टप्रधान सिस्टम विच वाज द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर दैट वाज पेशवा वाज द प्राइम मिनिस्टर, मजूमदार जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, शौरा नवीज सेक्रेटरी, वकिया नवी इंटीरियर मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर, दाबिर जो थे फॉरेन मिनिस्टर, और सरे नौबत जो कमांडर इन चीफ थे, और न्यायाध्यक्ष जो कि चीफ जस्टिस थे, पंडित राव जो कि रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर थे, हाई प्रीस्ट। और जो इसकी टाइमलाइन है वो 1680 से में जो है शिवाजी थे, और 1680 से 89 तक उनके जो सन थे संभाजी। और 1689 में संभाजी वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाई औरंगजेब एंड औरंगजेब ऑल्सो कैप्चर्ड हिज वाइफ एंड हिज सन शाहू। एंड 1689 से 1700 तक जो राजा राम थे जो शिवाजी के यंगर सन थे, इन्होंने अपना रिजीम संभाला। फिर 1700 में इनका राजू राम का डेथ हो गया एंड इनकी वाइफ थी ताराबाई एक्टेड एज दी जो है एक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ हिज माइनर सन शिवाजी टू। 1700 से 1707 तक ये ताराबाई रूल करती थी। 1707 में बहादुर शाह ने जो औरंगजेब के बाद मुगल रूलर बने थे उन्होंने शाहू जी को रिलीज़ कर दिया था मुगल कैप्टिविटी से। 1707 से 1713 तक मराठा पॉलिटी में इंटेंस फ्रैक्शनलिज्म हो गया था बिटवीन ताराजी एंड शाहू जी, ये कौन जो है लीड करेगा। 1713 में पेशवा इमर्ज एज ए मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन द मराठा पॉलिटी। जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा जो था वाज वेरी सिमिलर टू दी सिस्टम ऑफ मॉडर्न टाइम्स। जो सोल्जर्स थे फ्रॉम अदर किंगडम्स वर बार्ड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिसेज इन दी पेशवाज आर्मी। और जो एक पट्टाम था, पट्टाम क्या होता था, एक टैक्स होता था जो कि इम्पोज किया था उस समय विडो रीमर्जिस पे बाई पेशवाज इन 18th सेंचुरी। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। अब राइस ऑफ पेशवा कैसे हुआ, तो जो बालाजी विश्वनाथ थे 1713 से 1720 तक, तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज डिप्लोमेसी एंड स्टेटमैनशिप ही टर्न द ऑफिस ऑफ पेशवा एज दी फंक्शनल हेड ऑफ द मराठा एम्पायर। और वाइल जो राजा शाहू जी थे वॉज द सिम्बॉलिक हेड ऑफ द स्टेट एंड ही ऑल्सो मेड पेशवा पोस्ट हेरिडेटरी इन नेचर, तो हेरिडेटरी हो गए फिर। एंड ही ऑल्सो सिक्योर्ड मुगल ऑर्डर रिकॉग्नाइजिंग शाहू जीज राइट ऑफ चौथ एंड सरदेश मुखी एट डेक्कन एरिया। ही रिकॉग्नाइज द मुगल जो है कॉन्फेडरेसी दैट इज सरंजनी सिस्टम ना। सरंजन क्या होता था, इट वॉज दी लैंड ग्रांट गिवन इन ल्यू ऑफ मिलिट्री सर्विसेज एंड राजा राम स्टार्टेड दिस सरंजनी सिस्टम एज अ पॉलिटिकल मेजर टू इंश्योर द लॉयल्टी ऑफ द की पर्सन टू दी साइड ऑफ मराठा एम्पायर। तो और बाद में अंडर बालाजी विश्वनाथ इट बिकेम हेरिडेटरी बीइंग लायबल टू दी पार्टीशन एज वेल एंड इट वाज लाइक अ जागीरदारी सिस्टम ऑफ मुगल्स ऑफ द मिडिवल इंडिया। उसी तरह संजनी सिस्टम था मराठा एम्पायर में। बाजीराव वन का आता है नेक्स्ट पेशवा 1720 से 1740 तक एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स आफ्टर द शिवाजी। और उन्होंने डिसाइड किया मराठा किंगडम को एक्सपेंड करना बियॉन्ड नर्मदा एंड ही ऑल्सो कमेंटेड दैट लेट अस स्ट्राइक एट द टंक ऑफ वेदरिंग ट्री ना, दैट इज मुगल एम्पायर एंड द ब्रांचेस विल फिल बाय देमसेल्फ। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश हिंदू पदपतशाही जो कि अ ग्रैंड एम्पायर ऑफ हिंदू है एंड ही वाज ऑफन टर्म्ड एज फाइटिंग पेशवा। और क्योंकि इनकी मिलिट्री करियर में जो 20 साल का करियर था ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल बैटल। और जो बाजीराव वन थे ही ऑल्सो पिक अप होलकर एंड सिंधियाज ना, हु लेटर रोज टू दी रोल ऑफ प्रोमिनेंस। 1739 में जो ट्रीटी ऑफ भोपाल साइन हुआ था बिटवीन दी आफ्टर द डिफीट ऑफ निजाम बाय बाजीराव। एज अ रिजल्ट जो मालवा रीजन था इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा अलॉन्ग विद दी सोवरेनिटी ऑफ ऑल द लैंड्स बिटवीन नर्मदा एंड चंबल रीजन। नेक्स्ट है अपना बाजीराव 1740 से 1761 तक
20 साल लगभग राज किया। उन्होंने नाना साहेब भी बोलते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू जी 1749 में उनकी डेथ हो गई थी, जो संगोला एग्रीमेंट साइन हुआ था, वेयर बाई नाना साहेब बिकेम द सुप्रीम अथॉरिटी इन द मराठा पॉलिटी ना। तो उसमें जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में पहले तो किंग सिम्बॉलिकली थे सुप्रीम, अभी तो पेशवा ही सुप्रीम हो गए थे। और एग्रीमेंट जो था इसने ट्रांसफ़र किया था सुप्रीम पावर फ्रॉम छत्रपति टू शिवाजी, एंड ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल अमंग द पेशवा एज फार एज टेरिटरी एक्सपेंशन वॉज कंसर्न। और 1745 ऑनवर्ड्स मराठा रेगुलरली रेडेड बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, जो कि उस समय अलीवर्दी खान द्वारा रूल किया जाता था। 1751 में ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन अलीवर्दी खान एंड नाना साहेब, वेयर बाई उड़ीसा वॉज सरेंडर टू द मराठा, एंड इट वॉज एग्रीड दैट मराठा विल रिसीव जो है 12 लाख एनुअल चौथ ना फ्रॉम बंगाल रीजन। इसके अलावा ही ऑल्सो सेट दैट इट वॉज ऑल्सो सेट दैट नाना साहब का जो रूल था ये फैला हुआ था फ्रॉम कटक टू अटक ना। कटक अपना ईस्ट में, अटक जो है वेस्ट की तरफ। मराठा वर नॉट content with their victories in the north, but they wanted to extend into Punjab ना, which was ruled with the agent of Abdalis। और इसी वजह से फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में। और जो है इस समय इवन दो मराठा गेन मास्टरी ओवर दी लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, दे वर नेवर एन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अ लार्ज एम्पायर। और केवल खानदेश, मालवा और गुजरात रीजन में सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, बाकी सब केवल रेड करके वापस आ जाते थे। और देयर कॉन्क्वेस्ट बेयरली एक्सटेंड बियॉन्ड द कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन होल्ड ओवर द इंटायर रीजन। और उसकी वजह से अफगान इन्वेजन था अंदर अहमद शाह अब्दाली, ये हुआ विच डेल्ट अ हैवी ब्लो टू द मराठा रूल। और मराठा आर्मी वॉज कम्प्लीटली जो है राउटेड इन दिस वॉर, और अराउंड 15,000 कैजुअलिटी हुई थी इस वॉर में। और अब्दाली जो था वो सपोर्टेड बाई रोहिल्यास, जाट एंड सुजाउद्दौला ऑफ अवध। और इन द बैटल जो सन ऑफ पेशवा थे विश्वनाथ राव ना, और कमांडर ऑन चीफ थे उनके सदाशिव राव भाऊ, दोनों मारे गए थे। और जब पेशवा को उसका न्यूज़ पता चला तो ही ऑल्सो डाइड बाई शॉक ऑन जून 1761। and it was the decline of Maratha Empire, and the glory of the Maratha was severely hit। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का रियलिटी ये था कि इसने ये नहीं डिसाइड किया कि कौन इंडिया पे रूल करेगा, बट इट रादर डिसाइडेड हु विल नॉट रूल, एंड इट देयरफॉर क्लियर्ड द वे ऑफ राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ना। इसने टाइम दे दिया ब्रिटिशर्स को और इमर्ज होने के लिए। एंड इसमें बोला जाता है कि प्लासी had shown the seed of British supremacy in the Bengal। Battle of Panipat afforded time for their maturing and striking roots। नेक्स्ट पेशवा आते हैं अपना माधवराव 1761 से 1772 तक। और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ट्राई किया टू रिस्टोर द लॉस्ट फॉर्चून ऑफ द मराठा एम्पायर, एंड मराठा रिसर्क्शन वॉज पॉसिबल ड्यू टू सपोर्ट ऑफ हिज एबल मिनिस्टर दैट इज नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन कीपिंग द मराठा कॉन्फेडरेसीज टुगेदर। और एक अनदर पिलर ऑफ मराठा रिसर्क्शन था जो मराठा सरदार थे महाजी सिंधिया, एंड ही ब्रॉट बैक मुगल एम्पर शाह आलम टू दिल्ली। इसके बाद नारायण राव का आता है जिन 1972-73, एंड दिस नारायण राव वॉज असेंडेड बाई हिज अंकल रघुनाथ राव। रघुनाथ राव 1773-74 तक पेशवा थे, and deposed by he was then deposed by Nana Fadnavis and 11 other administrators including Mahaji Sindhia and Tukaji Rao Holkar। और उसके बाद उन सब ने मिलकर दे अपॉइंटेड माइनर सन ऑफ नारायण राव दैट इज सवाई माधव राव एज द नेक्स्ट पेशवा। तो सवाई माधव राव 1774 से 1795 तक थे। और जब ये पेशवा बने तो रघुनाथ राव फ्रस्ट्रेट होके ही फ्लीड टू द बॉम्बे टू सीक द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। और वहाँ जाके ही साइंड अ सीक्रेट ट्रीटी विथ ब्रिटिश वेयर बाई ही प्रॉमिस्ड देम द एरिया ऑफ सलसट्टे एंड बसीन इन ल्यू ऑफ पिलवाशिप। लेकिन ये ट्रीटी लेटर टर्न आउट टू बी इनकंक्लूसिव। और इस बैकग्राउंड में फिर आता है अपना फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो 1775 से 1782 तक था। तो उसमें जो है जो नाना फडणवीस थे ही ग्रांटेड फ्रेंच अ पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ना, एंड दी
ऑन दिस एक्ट जो ब्रिटिशर्स थे दे रिप्लाइड बाई सेंडिंग अ फोर्स टुवर्ड्स पुणे, और इसमें बैटल हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा वॉर, वेयर मराठा वॉर कमांडेड बाई महाजी सिंधिया ना, हु इम्पोज्ड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ वडगांव ना 1739 में। लेकिन बाद में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारेन हेस्टिंग, ही डिफीटेड सिंधिया इन 1781, और 1782 में फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद साइन हुई। ट्रीटी में एज पर द टर्म्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी रिटेन द कंट्रोल ऑफ द सुलसट्टी एंड भरूच, एंड मराठा जो थे दे अश्योर्ड ब्रिटिश दैट फ्रेंच वुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द सेटलमेंट ऑन देयर टेरिटरीज। इसके अलावा जो मराठा ऑल्सो अश्योर्ड कि ब्रिटिश दैट दे विल फाइट हैदर अली एंड टू टेक बैक द टेरिटरीज इन द कार्नाटिक रीजन। इसके अलावा ब्रिटिशर्स एग्रीड टू जो है टू पेन जो ब्रिटिशर्स थे दे एग्रीड टू पेंशन दी रघुनाथ राव, एंड ब्रिटिशर्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज दी क्लेम ऑफ महाजी सिंधिया एट वेस्ट ऑफ द यमुना रिवर, और जो बसीन था वॉज रीस्टोर्ड टू द मराठास। और ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है इट रिजल्टेड अ पीरियड ऑफ रिलेटिवली पीस बिटवीन एंग्लो मराठा फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स। नेक्स्ट जो है अपना इस बीच पेशवा बने अपना बाजीराव टू 1795 से 1818 तक। तो 1795 में जो माधव राव थे ही पहले जो पेशवा थे, इसके पहले ही कमिटेड सुसाइड ड्यू टू हाई हैंडेडनेस ऑफ नाना फडणवीस, जो सन ऑफ रघुनाथ राव थे इसमें बाजीराव, जो कि रघुनाथ राव को जो डिपोज किए थे ये लोग, तो उनका जो सन थे वे जो है बाजीराव, ही बिकेम दी पेशवा, और ये लास्ट पेशवा थे, एंड ही वॉज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेटर्स ना। ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ फडणवीस ना, जो कि 1800 में जिनका डेथ हो गया नाना फडणवीस का, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ फडणवीस तो मराठा सरदार थे दे वर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सपोर्ट टू बाजीराव टू। तो जो सिंधियास थे उन्होंने सपोर्ट किया बाजीराव को, जो होलकर्स थे वो बाजीराव के अगेंस्ट थे बाजीराव टू के। 1801 में जो पेशवा ब्रूटली जो किल्ड जी विठल जी राव होलकर ना, जो कि अगेंस्ट में थे होलकर्स। तो एट दिस मोमेंट जो उनके ब्रदर थे यशवंत राव होलकर डिसाइडेड टू प्लंडर द पुणे टू टेक रिवेंज, एंड ही थॉरोली डिफीटेड सिंधियाज एंड पेशवा इन 1802। और जो इसके बाद जो टेरिफाइड बाजीराव टू थे ही फ्लेड टू बसीन एंड अप्रोच विलेजली फॉर हेल्प, एंड ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ बसीन विथ इंग्लिश विच वॉज बेसिकली टाइप ऑफ सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद अपना बैकग्राउंड बनता सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का 1803 से 1805 तक चला था। तो ब्रिटिश जो थे ही थॉरली डिफीटेड होलकर्स एंड इम्पोज्ड हैवी पेनल्टी ऑन देम, जो यशवंत राव होलकर थे उनको डिफीट कर दिया, और जो बाजीराव टू को रीअपॉइंट कर दिया गया एज पेशवा एट पूना। और अब इसमें जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ये एक्सेप्ट कर लिए थे, इसमें होता क्या था, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई विलिस्ली फ्रॉम 1798 से 1805 तक, and it played a major role in British expansion in India, and it established British paramountcy over the Indian states. मेन प्रिंसिपल था इसमें था कि जो इंडियन रूलर्स थे जो कि सब्सिडरी अलायंस साइन कर रहा है हैज़ टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश फोर्स इन हिज टेरिटरी एंड ऑल्सो अग्रीड टू पे फॉर देयर मेंटेनेंस। और जो रूलर थे दे वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन देयर कोर्ट, और एंड दैट रूलर विल नॉट एंटर इनटू एनी फर्दर अलायंस विथ एनी अदर पावर, और नॉर वुड ही डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। जो रूलर थे वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियंस अदर देन ब्रिटिशर्स ना अपने राज्य में, एंड इन रिटर्न कंपनी जो है कंपनी अंडर टू प्रोटेक्ट दी स्टेट फ्रॉम एनी अदर एक्सटर्नल और इंटरनल डेंजर्स ना। इंटरनल डेंजर्स तो आपस में जो राजा वगैरह लड़ते रहते थे, और एक्सटर्नल डेंजर्स उस समय नेपोलियन का था जो फ्रेंच उस समय रूलर था। If the Indian rulers failed to make the payment required by the alliance, then part of their territories was taken by the Britishers as penalty। तो इस तरह से जो अवध और हैदराबाद का annexation इसी तरह से किया गया था। बाद में जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी वॉज डिसकंटिन्यूड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज जो एक्सपेंशन थ्रू वॉर जो था वॉज कॉस्टली एंड रिड्यूसिंग द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। तो ये बेसिकली हमने सब्सिडरी अलायंस देख लिया। उसके बाद जो है अपना आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 तक हुआ है, और ट्रीटी ऑफ बसीन जो साइन हुई थी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, इट वुंडेड द फीलिंग ऑफ अदर मराठा लीडर्स ना हु सॉ दिस ट्रीटी एज अ एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ देयर नेशनल इंडिपेंडेंस। और इसकी वजह से बाजीराव टू भी थोड़ा सा
रिप्रेजेंटेड हुआ था, एंड ही मेड अ लास्ट बिड इन 1817 टू रीगेन द इंडिपेंडेंस बाय ब्रिटिशर्स। उसने क्या किया, जितने भी मराठा चीफ्स थे उनको मनाया, उनको उनको रैली किया एक बार लास्ट बार जो है अच्छे से लड़ने के लिए। एंड दिस लीड टू दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर in which Marathas was thoroughly crushed by Britishers ना, and Britishers took complete over control of the पेशवा, and जो पेशवाशिप थी ये अबॉलिश कर दी गई थी। तो ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का हो गया। कुछ की टर्म्स हैं, लाइक जो पेशवास थे ये बेसिकली ये पूना बेस्ड थे, सिंधियास जो है ये ग्वालियर में इनका हब था, होलकर्स जो है इंदौर में थे, गायकवाड्स जो थे बड़ौदा में, भोसले जो थे ये नागपुर के थे। जो फैक्टर्स क्या थे फॉर राइज ऑफ मराठा ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, तो गुरिल्ला टैक्टिक्स, फोर्ट क्रिएशन ऑन माउंटेन्स और भक्ति मूवमेंट जो था महाराष्ट्र में, ये सब ने हेल्प किया था राइज ऑफ मराठास के लिए। एक पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी है ना, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस फॉलो किया गया था बाय ब्रिटिशर्स इन दी इंटरनल अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान। और एक यंगिस्तान मिशन है जो कि ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपेंशन था टू तिब्बत, तो ये भी इसी रीजन में ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ये हो गया अपना मराठा। नेक्स्ट आता है अपना पंजाब, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये महाराजा रंजीत सिंह थे 1791 से 1839 तक, एंड ये सुरचकिया एक मिसिल थी उससे बिलोंग करते थे। उन्होंने मॉडर्न स्टेट ऑफ पंजाब जो है 1791 में फाउंडेशन किया था बाय यूनाइटिंग ऑल दी 12 सिख मिसिल्स इनटू वन। और रणजीत सिंह जो थे ही पेड ड्यू अटेंशन टू एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ पंजाब, and which was considered as the second most powerful army at that time after the Britishers। और 1809 में he signed Treaty of अमृतसर with the Britishers, जो कि एक तरह की फ्रेंडशिप ट्रीटी थी वेयर बाई बोथ पार्टीज एग्री टू डू नॉट इंटरफियर इन ईच अदर्स टेरिटरी। इसके अलावा जो टर्म्स ऑफ ट्रीटी थी ये 1839 तक, जब तक राजा रंजीत सिंह थे तब तक रिस्पेक्ट की गई। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह देयर वाज क्विक सक्सेशन ऑफ रूलर्स ना, लाइक खरक सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दुलीप सिंह। और एट दिस टाइम जो है पावर वॉज, जो दुलीप सिंह के समय पावर वॉज एक्सरसाइज बाई रानी जिंदल एक थी, एंड ब्रिटिश स्टार्टेड टू इंटरफियर इन द पंजाब पॉलिटिक्स। एंड ये क्या करते थे, पंजाबी जो ऑफिसर्स थे उनको ब्राइब वगैरह देते थे। एंड उसके बाद दे लॉन्च अटैक ऑन द पंजाब, दैट इज नोन एज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1845। और इन दिस वॉर दे थॉरली डिफीटेड सिख अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी जिंदल। और आफ्टर द वॉर जो खालसा आर्मी थी रंजीत सिंह की इन्होंने बनाया था, वो उसको हाफ रिड्यूस कर दिया गया था। और उसके बाद अप्रैल 1848 में एक इंसिडेंट हुआ मुल्तान में, जिसको एक्सक्यूज बना के ब्रिटिशर्स ने दोबारा अटैक किया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, दैट जो है पेव दी वे ऑफ कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ खालसा एम्पायर। ये 30 मार्च 1849 में बाय लॉर्ड डलहौजी पूरा जो है पंजाब एनेक्स हो गया ब्रिटिश टेरिटरी में। तो ये अपना ब्रिटिशर्स ने पूरा कंसोलिडेट कर लिया अपना रूल इन इंडिया। तो अब क्या क्या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स थे ये देख लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स हैज़ 3 प्रेसिडेंसीज इन इंडिया ना, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। समय शुरुआत में 3 था, और जो ईच प्रेसिडेंसी वर गवर्नमेंट इन इट्स ओन एंड दे हैड नथिंग टू डू विथ ईच अदर। एंड जनरली द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी जो कंपनीज फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी वॉज नोन एज गवर्नर जनरल उनको बोलते थे। और गवर्नर जनरल और उसकी एक काउंसिल होती थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज फैक्ट्री। और ओवरऑल कंपनी वॉज मैनेज्ड बाय 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे हु वर इलेक्टेड एनुअली बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और ऑल दी प्रेसिडेंसी जो है ये रिपोर्ट करती थी टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन इंग्लैंड। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे इंग्लैंड में, और तीनों प्रेसिडेंसी उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करती थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए, लाइक जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर लेड टू दी फर्म एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेरिटोरियल डोमिनेंस ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया। 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव ने इनिशिएट किया डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, वेयर बाई जो दीवानी राइट्स थी जो कि फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट था वो ये इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी था, और जो निजामत फंक्शन था यानी कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वगैरह करना ये हैंड ऑफ पपेट नवाब्स ऑफ बंगाल ये होता था। इसके अलावा ये इन दिस सिचुएशन द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन डिड नॉट वांटेड टू बी अ म्यूट एक्सपेक्टेटर। इसके अलावा ग्रेट फेमन ऑफ बंगाल भी हुआ 1770 में, विच फर्दर अफेक्टेड दी लाइफ्स ऑफ पीपल, बहुत से लोग का डेथ हुआ इस समय। एंड दे वर ऑल इन दी हेल्पलेस सिचुएशन जो कॉमन पब्लिक थी।
और इसके अलावा एक सेक्रेटरी लेवल कमेटी थी रिपोर्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट कंपनी ऑफिशियल जो है दे जो है वो अकोमोडेट किए हैं ह्यूज वेल्थ फॉर देमसेल्स एंड ड्यू टू देयर करप्शन जो है कंपनी जो है ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी थी और कंपनी ने उसके लिए बैंक्रप्सी से बाहर निकलने के लिए £1 मिलियन का लोन जो है अप्लाई किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब इस इंसिडेंस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट गॉट राइट टू चेक द अकाउंट ऑफ कंपनी एंड रेगुलेट फर्दर कंपनी अफेयर्स इन इंडिया, और इसके वजह से आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1783। और ये वारेन हेस्टिंग के समय आया था, जो है अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो द प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी जो है कलकत्ता कंपनीज जो द प्रेसिडेंट ऑफ कंपनीज कलकत्ता फैक्ट्री हु वाज आल्सो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको बना दिया गया वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द इंडियन टेरिटरीज। तो गवर्नर जो है बंगाल उसको सुपीरियर कर दिया गया। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी गई ऑफ 4 मेंबर्स वर क्रिएटेड टू असिस्ट गवर्नर जनरल एंड एवरी डिसीजन टू बी टेकन मस्ट बी पास थ्रू द मेजॉरिटी वोट। इसके अलावा जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के सबॉर्डिनेट बना दिया गया। एंड एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बाई 1774 एंड सुप्रीम कोर्ट विल कंप्राइज ऑफ 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे, और एक इलिजा इम्पे थे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनीज टू इंडल्ज एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्ट एनी पर्सनल गिफ्ट फ्रॉम नेटिव, और एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड एवरी ऑफिशियल ऑफ हिज ऑन हिज रिटर्न होम, तो जब वो घर लौटते थे अपना मतलब इंग्लैंड में, तो दे हैव टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड हाउ इट इज़ एक्वायर्ड। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस थे। क्रिटिसिज्म क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का? तो जो गवर्नर जनरल था ये पावरलेस कर दिया गया था ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द काउंसलर्स डिड नॉट सपोर्टेड गवर्नर जनरल ना, क्योंकि मेजोरिटी से वोट होता था। उसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस होने लगी काउंसिल में। देयर वाज नथिंग इन द एक्ट फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया एंड देयर वाज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल ना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई पावर नहीं थी, पावर डिमार्केशन नहीं था। और पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी वाज नॉट वेरी इफेक्टिव फ्रॉम दिस रेगुलेटिंग एक्ट। और ये सब की वजह से फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय। तो इसमें दिस एक्ट सेट अप द बोर्ड ऑफ कंट्रोल in Britain through which the British government could fully control the company's civil, military and revenue affairs in India। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक सेटअप हुआ ना ब्रिटेन में। इसके अलावा दे क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, और फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी जो टेरिटरी ऑफ इंडिया थी वॉज कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। और with the arrival of the Cornwallis in 1785 he was given the power to overrule his council on other important matters, and he was also made commander in chief of all the British Indian troops। और on the position of this act on the provision of this act जो एक policy of कॉन्क्वेस्ट एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द नेटिव रूलर्स ना, इसको बनाया गया था, लेकिन ये ना कभी इसको फॉलो नहीं किया जा रहा था कायदे से। तो ये जो है चीज़ें हो गई रिलेटेड टू पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आता है जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये इसने क्या किया था? इट एक्सटेंडेड दी बोर्ड्स एक्सक्लूसिव कंपनीज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर ट्रेड एंड फॉर फर्दर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया। और ओवर राइडिंग पावर दी गई कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, टू एंड वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टू दी ऑल दी गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया ना। तो पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको ओवर राइडिंग पावर थी, बाद में और लोगों को भी दी गई। इसके अलावा एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिटन लॉज ना इन प्लेस ऑफ ना पर्सनल रूल्स ऑफ नेटिव रूलर्स। और इसके वजह से इट रिक्वायर्ड ऑल दी लॉज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ पर्सन एंड देयर प्रॉपर्टीज टू बी प्रिंटेड एंड ट्रांसलेशन इन द इंडियन लैंग्वेजेस ना। और इसके लिए जो है ये प्रोविज़न दिए गए, ये अपना हम रिटन रूल्स वगैरह बनाए जाएँ। एंड सैलरीज ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वॉज टू बी पेड ऑफ बाई इंडियन रेवेन्यू एंड नॉट फ्रॉम द ब्रिटिश मनी। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया ना 20 साल बाद इसके। तो बाई 1800 क्या हो गया था? राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट हो गया था ना, उसकी वजह से
जो बिजनेसमैन ऑफ इंग्लैंड थे, दे वर फेसिंग वेरी हार्ड डेज। और नेपोलियन ऑल्सो पुट इन प्लेस द डिक्री ऑफ बर्लिन ना 1806 में, डिक्री ऑफ मिलान 1807 में, जिसकी वजह से विच फॉरबिडेड द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इनटू द यूरोपियन कंट्रीज ना, एलाइड विद द फ्रांस। और इसकी वजह से काफ़ी उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा था ट्रेड करने में। एंड दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ द यूरोप ना, जो ये नेपोलियन ने किया था। और बिकॉज ऑफ दिस हार्डशिप जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो डिमांड किए कि इंडिया और एशिया की जो मार्केट है ना, यानी इंडिया चाइना, उसमें हम लोग को एंट्री दी जाए। कंपनी की मोनोपोली खत्म हो ईस्ट इंडिया कंपनी की। और मोरओवर इन दोज डेज फ्री ट्रेड थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ ना, ये भी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। और उसकी वजह से ही 1813 का अपना चार्टर एक्ट आया था। इसका क्या क्या प्रोविज़न था, तो एक तो कंपनी का जो चार्टर एक्ट था ये नेक्स्ट 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, बट इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली इन द ट्रेड इन इंडिया ना। हाउएवर जो टी के साथ ट्रेड, टी का ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, इसमें कंपनी की मोनोपोली थी अभी भी। इसके अलावा it allowed the Christian missionaries to go to India and promote religion and moral educations. And the act provided for annual fund of rupees 1 lakh for provision of the promotion of literature and science among the Indian subjects. तो ये 3 प्रोविजंस हुए, 20 साल के लिए एक्सटेंड हुआ, फिर 20 साल बाद दोबारा चार्टर एक्ट 1833 आया। इसमें क्या किया गया, तो जो ऑल दी ट्रेड प्रिविलेज ऑफ कंपनीज वॉज एबॉलिश्ड ना, एंड कंपनी वॉज आस्क्ड टू वाइंड अप इट्स कमर्शियल बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल। और दिस एक्ट लिफ्टेड द लीगल बैरियर ऑन द कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय यूरोपियंस ना, एंड द टेरिटोरियल पोजीशंस ऑफ कंपनीज was to remain under its government but was held in the interest of the its majesty ना, जो क्राउन था उसके अंडर में आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो ब्रिटिश लॉ कमीशन जो है ये अपॉइंट किया गया था फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। और इसकी वजह से इंडियन पिनल कोड और CRPC कोड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर ये इनैक्ट हुआ। लॉर्ड मैकाले जो है लॉर्ड कमीशन का चेयरमैन बनाए गए थे, और एक लॉ मेंबर जो है ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, एंड हिज वर्क वॉज फुल्ली लेजिस्लेटिव। और लॉर्ड मैकाले जो है फर्स्ट लॉ मेंबर था गवर्नर जनरल काउंसिल का। तो सेक्शन जो है ये यहाँ से थोड़ा सा लेजिस्लेचर का, भी तो एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी थी, यहाँ से थोड़ा लेजिस्लेटिव का टच इंडिया में आने लगा। फिर सेक्शन 87 जो था ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन पुलिस सर्विसेज, एंड इट prohibited the discrimination on the basis of caste, religion, place of birth, descent in the matters of public employment. Act also proposed to create new presidency of Agra, and it introduced the competition for recruitment of civil servants, but it was जो है ये limited competition था among the candidates nominated by the directors. इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना बाई 1833 एक्ट, और विलियम बेंडिक थे समय जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, एंड ही हैड ऑल द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन हिज हैंड, एंड ही कुड रिपील, अमेंड ना और अल्टर एनी लॉ रेगुलेशन ना। हाउएवर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे एक्टिंग अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैन वीटो एनी लॉ मेड बाई गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, तो ब्रिटेन में उसको वीटो किया सकता था। एक्ट ऑल्सो कॉल्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ स्लेव्स इन इंडिया, और एक प्रोविजन था ऑल्सो पे अटेंशन टू दी लॉज ऑफ मैरिज राइट्स एंड अथॉरिटीज ऑफ हेड एंड फैमिलीज वाइल ड्राफ्टिंग एनी लॉ ना, तो ये सब भी देखना था। सिग्निफिकेंस क्या रहा 1833 के एक्ट का, तो ये एक वाटरशेड मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज द एलिवेशन ऑफ गवर्नर जनरल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज ए स्टेप टुवर्ड्स द कंसोलिडेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ एज अ कॉमर्शियल बॉडी, एंड प्रोविजन ऑफ जो है प्रोविजन टू एडमिट इंडियंस इनटू पब्लिक सर्विसेज ये स्टार्ट हुआ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर जो है लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है ये सेपरेट मेंबर इसके लिए रखा गया गवर्नर जनरल काउंसिल में। चार्टर एक्ट फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1853 आया ना, तो इसको रिन्यू किया गया। हाउएवर दिस टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि इट डिड नॉट फिक्स्ड एनी लिमिट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन इंडिया ना, तो किया तो गया लेकिन हर बार 20-20 साल बढ़ा देते, इस बार कुछ टाइम नहीं बताया गया था। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, और एक सेपरेट जो है गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई विथ 6 न्यू मेंबर्स। और
ये इसके वजह से इट मार्क्स अ बिगिनिंग ऑफ ना पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया ना, जो 6 नए मेंबर लेजिस्लेटिव के लिए अलग से जोड़े गए। एंड इट इंट्रोड्यूस अ ओपन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विस, जो पहले ना क्लोज सिस्टम था जिसमें केवल जो नॉमिनेटेड लोग थे वही कंपटीशन करते थे 1833 वाले में। तो 1853 में ओपन किया गया और उसके वजह से जो जो कॉन्विनेटेड सिविल सर्विसेज थी ये इंडियंस को अप्लाई करने के लिए ओपन कर दी गई। और इसके लिए एक जो है मैकाले कमेटी अपॉइंट की गई थी 1854 में। और सत्येंद्र नाथ बोस जो थे ये फर्स्ट इंडियन थे टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम इन 1863। दिस एक्ट ऑल्सो लेड टू दी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो 24 से 18 कर दिए गए, और जिसमें से आउट ऑफ विच 6 टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन ओनली। और इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन विद इन द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जितने भी 6 न्यू मेंबर्स थे उसमें से 4 थे वर टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बंगाल, बॉम्बे और आगरा ना। आगरा प्रेसिडेंसी क्रिएट हो चुकी थी उस समय तक, तो ये लोग को लोकल यहीं से जो है चुना जाता था। एंड विच हैड टू वर्क इनिशियली एटलीस्ट 10 ईयर्स इन इंडिया, जो काम कर चुके हों वहाँ से ये चुने जाते थे। और पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या हुए मेन में, तो एक तो सिविल सर्विसेज। तो जो वर्ड है सिविल सर्विसेज वॉज यूज टू डिस्टिंग्विश मिलिट्री, नेवल, कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी। जो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्वेंट इन इंडिया है, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। एंड जो अर्लियर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ये एक्सरसाइज करते थे पावर ऑफ जो है नॉमिनेटिंग द सिविल सर्वेंट विच ऑफन रिजल्टेड टू द फेवरेटिज्म एंड करप्शन। और उसके वजह से कॉर्न मैकाले ने करप्शन को कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए, लाइक बैनिंग ऑफ प्राइवेट ट्रेड, रेजिंग सैलरी एंड इन्फोर्सिंग प्रमोशन थ्रू सीनियरिटी। And at this time companies civil servant became highest paid civil servant services of the world उस समय थे। और he adopted the short sighted policy of Europeanization of the service and made sure that no Indians could enter the civil services। And officially in 1793 it was laid down that all the higher post in administration जो कि जिसकी 500 पाउंड से ऊपर की एनुअल सैलरी है, it could be held only by Englishmen। और इसके अलावा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द सिविल सर्वेंट, जो विलिस्ली थे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट ट्रेनिंग कॉलेज एट फोर्ट विलियम ना। लेकिन बट लेटर ड्यू टू डिसअप्रूवल बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन ब्रिटेन इट वाज क्रिएटेड सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग कॉलेज एट जो है हेलबर्ग इन 1816। इसके अलावा 1778 से 79 में जो लॉर्ड लिटन थे इट इंट्रोड्यूस द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ 1/6 ऑफ कन्वेनेटेड पोस्ट टू बी फिल्ड बाय इंडियंस ऑफ हाई फैमिली थ्रू नॉमिनेशन बाय लोकल गवर्नमेंट, subjected to approval by the secretary of the state and viceroy। एंड ऑल्सो द मैक्सिमम एज इज रिड्यूस फ्रॉम 23 साल से 19 साल कर दी गई थी इसको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जो है पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज जो है आर्मी। तो आर्मी जो थी उस समय ब्रिटिशर्स की 2 टाइप की थी, क्वींस आर्मी और ट्रूप्स आर्मी। जो क्वींस आर्मी में केवल ब्रिटिशर्स होते थे ना, ये आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन थी एंड इट वाज अल्टीमेट गारंटी ऑफ ब्रिटिश होल्ड ओवर द इंडिया। कंपेरेटिवली लेस नंबर थी। ट्रूप्स आर्मी थी, इसमें ब्रिटिशर्स और इंडियंस थे, मोर नंबर थी ओवरऑल, लेकिन जो ऑफिशियल पोस्ट हायर पोस्ट थे ये ब्रिटिशर्स के द्वारा हेल्ड किए जाते थे। ये आर्मी ऑफ एक्सपेंशन थी एंड इट इज़ यूज्ड ना टू फाइट फॉर एक्सपेंशन इन दी इंडिया, एशिया एंड अफ्रीका। एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो ब्रिटिशर्स थे वह शो दैट दे कांट डोमिनेट इंडिया विदाउट क्रिएटिंग डिविजन्स विद इन द इंडियन पॉपुलेशन। और उसी की वजह से दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल रेसेस ना, लाइक पठान्स, गुरिल्ला, सिख, एंड दे स्टार्टेड टू पिट नेटिव अगेंस्ट ईच अदर ना, कि ये सुपीरियर रेसेस हैं, बाकी लोग ना इन्फीरियर हैं, तो आपस में फूट डालो राज करो वाला नीति। एंड जो बल्क ऑफ कंपनीज आर्मी जो थी इट कंप्राइज ऑफ इंडियन सोल्जर्स ना। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अराउंड 86% जो है इंडियन सोल्जर्स ही थी केवल। कीपिंग अ ब्रिटिश आर्मी वुड हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव, हाउएवर ऑल द ऑफिसर्स इन द आर्मी वर ब्रिटिशर्स जो थे ये हाई पोजीशन वाले थे, और जो इंडियन था वो
मैक्सिमम जो है पोस्ट ऑफ सूबेदार वहीं तक पहुंच पाता था। एंड ये सरप्राइजिंग था दैट हैंडफुल ऑफ द ब्रिटिशर्स कुड कंट्रोल दी जो है प्रोमिनेंट इंडियन आर्मी। और उसका मेन कॉज ये था कि उस समय अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म था इन इंडिया एट दैट टाइम। इसके अलावा जो इंडियंस थे उसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स सॉल्ट था, तो कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे दे वर द गुड मशीनरीज, एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो गुड पे मास्टर थे, टाइम पे सैलरी देते थे, सब चीज़ सही करते रखते थे। ये हो गया अपना आर्मी का। नेक्स्ट जो है इज़ फॉर पुलिस ना। तो जो पुलिस का देख लेते हैं, तो जो एक प्री कॉलोनियल इंडिया है, पर्टिकुलरली इन दी मुगल टाइम, और इसमें फौजदार आमिल कोटवाल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। और उड़ीसा, बंगाल, बिहार में जमींदार थे वो सपोज टू मेंटेन दी लॉ एंड ऑर्डर। उसके लिए जो है थानेदार होते थे। और बट वेरी ऑफन जो जमींदार थे दे निगलेक्टेड देयर ड्यूटीज़ एंड ऑफन कोलैबोरेटेड विद डकैट्स टू शेयर देयर लूट्स। तो उसकी वजह से जो थर्ड पिलर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ये डेवलप किया गया, इसको भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डेवलप किया था। एंड दे रिलीव्ड जमींदार्स फ्रॉम ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड दे रिप्लेस्ड इट बाई ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स अंडर द कमांड ऑफ कंपनी। जो डिस्ट्रिक्ट होती थी उसको डिवाइड किया गया इन वेरियस सर्कल्स नोन एज थाना ना। और जो थाना जो था वो प्लेस किया गया अंडर द कमांड ऑफ एन इंडियन ऑफिसर, जिसको दरोगा बोलते थे। एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एक सुपरिटेंडेंट एंड ऑफ पुलिस होता था, अपॉइंट होता था। बाद में विलियम बेंटिक थे, उन्होंने अबॉलिश कर दिया था द ऑफिस ऑफ एसपी, और चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गिवन टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ओनली। और ये इस तरह पुलिस का इवोल्यूशन हुआ। फिर जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ब्रिटिशर्स, तो द इनिशिएटिव टू स्टार्ट जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया वाज टेकन बाय द वारेन हेस्टिंग, एंड ऑन द मुगल मॉडल he set up the Diwani Adalat for the civil cases, and appeal from this adalats were made to Sadar Diwani Adalat। ये होती थी। एंड इसमें जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दी इनिशिएटिव टू स्टार्ट दी जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया वाज टेकन बाय दी वारेन हेस्टिंग, इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड ऑन दी मुगल मॉडल, उस समय मुगल्स का जैसे जुडिशरी का चलता था, तो एक दीवानी अदालत थी फॉर दी सिविल केसेस, एंड इसकी अपील होती थी फ्रॉम दिस अदालत वर मेड टू दी सदर दीवानी अदालत। तो दीवानी याद रखना है किसके लिए था, सिविल केसेस के लिए। फिर क्रिमिनल केसेस के लिए फौजदारी अदालत होती थी, एंड फौजदारी अदालत वाज क्रिएटेड, जिसकी अपील होती थी वो सदर निजामत अदालत में होती थी, सदर निजामत अदालत। These court followed both the Muslim and Hindu laws, that is qazis and muftis respectively। और अंडर द जो कॉर्नवालिस द डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वॉज एबॉलिश्ड, और एक सर्किट कोर्ट सेटअप किया गया था। सर्किट कोर्ट कहाँ बना था, तो कलकत्ता, डेक्का, मुर्शिदाबाद और पटना यहाँ पे बना था। तो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो थी इसको एबॉलिश कर दिया गया था। Circuit Court acted as court of appeal for civil as well as criminal cases, which functioned under the European judges, and he shifted the Southern Nizamat Adalat to Calcutta and put it under the supervision of Governor General. He also renamed the Diwani Adalat as Jila Adalat or District Court, and Cornwallis also established the gradation of the court in India। और जो ग्रेडेशन ऑफ द कोर्ट था अंडर द कॉर्नवालिस, तो कैसे होता था, तो एक तो रजिस्ट्रार कोर्ट होता था ऊपर सबसे पहले, उसके अंडर में मुंसिफ कोर्ट, अंडर नहीं मतलब उससे अगर अपील करेंगे तो मुंसिफ कोर्ट, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला अदालत थी, फिर सर्किट कोर्ट थी अपनी 4 जगह, और सदर दीवानी अदालत थी, सदर निजामत अदालत थी, और सुप्रीम कोर्ट था। तो ये जो है ग्रेडेशन था कोर्ट का अंडर द कॉर्नवालिस। फिर जो अपना थर्ड फेज आता है उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 सर्किट अदालत जो थी कलकत्ता, डक्का, मुर्शिदाबाद, पटना, इसको में अबॉलिश कर दिया था, एंड ही ट्रांसफर्ड द फंक्शन ऑफ एबॉलिश्ड कोर्ट टू कलेक्टर्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, एंड ही फर्दर शिफ्टेड सदर दीवानी एंड निजामत अदालत एट हैदराबाद। और 1835 में विलियम बेंटिक मेड इंग्लिश जो है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर प्रोसीडिंग
इन दी प्रोसीडिंग इन दी हायर कोर्ट्स, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है और पर्शियंस जो है ये अलाउ थी लोअर कोर्ट्स में। एंड ड्यूरिंग दी regime ऑफ बेनेडिक्ट लॉ कमीशन जो है सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकाले टू कोडिफाई द इंडियन लॉ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन सिविल प्रोसीजर कोड 1859 ये बने, इंडियन पिनल कोड 1860 बना, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 ये सब प्रिपेयर किया गया। फिर 4th फेज में 1865 में जो हाई कोर्ट जो है ये इस्टेब्लिश की गई ऑन द प्लेस ऑफ सदर निजामत और दीवानी अदालत। और जो सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत जो है अपील कोर्ट थी, तो उसकी जगह हाई कोर्ट बना। हाई कोर्ट अपना कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में बना था पहले। एंड मोर ओवर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो थी वॉज फ्यूज्ड विद द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, उसको ख़त्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। और इस समय जो स्ट्रक्चर था तो रजिस्ट्रार कोर्ट था, मुंसिफ कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था जो जिसको जिला अदालत बोलते थे, उसके ऊपर 3 हाई कोर्ट्स होते थे। फाइनली जो 1837 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये क्रिएट किया गया आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बाद में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये जो है ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब ये जब एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग सेटअप कर रहे थे तो काफ़ी ना लोकल पीपल से कन्फ्रंटेशन होता था, उसकी वजह से काफ़ी वेरियस सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और जो जितने भी ये सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं इसको हम लोग पार्ट वाइज देख सकते हैं। लाइक ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में संथाल अपराइजिंग थी 1770 में हुआ था। इसमें ये हिंदू, नागा एंड गिरी आर्म्ड जो है एसेटिक्स थे, सन्यासी जो थे, सन्यासी अपराइजिंग देख रहे हैं हम लोग 1770। नागी और गिरीज थे ये सन्यासी। एंड द इमीडिएट कॉज ऑफ रिविलियन जो था ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था ऑन पिलग्रिमेज विजिटिंग ना, जो होली प्लेस विजिट करते थे सन्यासी, उस पर इम्पोजिशन कर दिए थे, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए थे। और सन्यासीज ना इन्होंने रिटेलिएट किया बाय ऑर्गेनाइजिंग रेड्स इन द कंपनी फैक्ट्री एंड देयर ट्रेजरीज। और जो सन्यासी अपराइजिंग है इट वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ, जहाँ से अपना वंदे मातरम लिया गया है। फ़कीर अपराइजिंग फिर है 1776 में। तो जो फ़कीर थे वर वॉन्डरिंग मुस्लिम्स, रिलीजियस मेडिकेंट्स, और आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ जो है मजनून शाह दे रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जो फ़कीर एंड सन्यासी अपराइजिंग इन बंगाल है ये सपोर्ट की गई थी जो बंगाल के जो लीडर्स थे चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी के द्वारा। फिर अपराइजिंग आती है पागलपंथी 1830 में, एंड इट वॉज द सेमी रिलीजियस सेक्ट फाउंडेड बाई करम शाह इन नॉर्थ बंगाल, एंड हिज सन टीपू टुक अप द कॉज अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स। जो टीपू था ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स नॉट टू पे रेंट्स टू द ब्रिटिशर्स। और फिर एक अहम रिवोल्ट आता है 1828 में। तो ब्रिटिशर्स ने प्लेस किया था टू विड्रॉ दी फ्रॉम द फर्स्ट बर्मा वॉर। 1824 से 1826 में फर्स्ट बर्मा वॉर लड़ा गया था। उन्होंने बोलते कि हम बाद में हट जाएंगे, बट दे अटेम्प्टेड टू इनकॉर्पोरेट अहम टेरिटरी इनटू द कंपनीज डोमिनियन, एंड इट इज द रिबेलियन अंडर द जो है लीडरशिप ऑफ गोमधारा कन्नौर, एंड फाइनली द कंपनी हैंडेड ओवर अहोम रीजन टू महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र। तो ये अहोम रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो गया था। फिर कोल म्यूटनी 1831 में। तो रीजन ऑफ दिस म्यूटनी वॉज ना लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड हो गया था टू कोल हेडमैन टू आउटसाइडर्स लाइक अपना सिख फार्मर्स, मुस्लिम फार्मर्स, इन लोगों को। और जो कोल जो थे कोल रिबल्स जो थे दे किल्ड एंड बर्न्ड नियर अबाउट 1000 आउटसाइडर्स, एंड इट वॉज अकॉर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धू भगत। और ये हुआ था इन द एरियाज ऑफ रांची, पालामाऊ, हजारीबाग, सिंहभूमि, यहाँ पे कोल म्यूटनी हुई थी। फिर खासी अपराइजिंग आता है 1839 में। और उसमें जो है ये इसलिए हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रह्मपुत्र वैली से लेकर सिलहट तक एक रोड बनाना चाहती थी, जो रोड जो है अपना इधर खासी हिल्स की तरफ से होकर जाती थी। एंड इस वजह से दे ब्रॉट लार्ज नंबर ऑफ आउटसाइडर्स लाइक इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, लेबरर्स ना टू इन दिस फ्रॉम द प्लेन एरियाज टू दिस हिल एरियाज। और इसमें एक तीरथ सिंह थे, अंडर दिस हिज लीडरशिप द ट्राइब्स रिवोल्टेड। कौन कौन से ट्राइब ने रिवोल्ट किया? तो खासी, गारो, खनपति और सिंगपो, ये सारी ट्राइब्स थी खासी अपराइजिंग में। फिर संथाल अपराइजिंग आती है 1855 से 1856। तो संथाल हुल जो है वॉज द मोस्ट मैसिव ऑफ ऑल दी ट्राइबल रिवॉल्ट्स। और संथाल जो थे दे इनहेबिटेड
कहते थे रीजन बिटवीन भागलपुर और राजमहल हिल्स, एंड इसको जो बोलते हैं दमन कोह, एंड ट्राइबल्स वर हेल्प्ड बाय नॉन ट्राइबल्स एंड पुअर डिकूज ऑल्सो, एंड there was resentment was against the usurious people from Bengal, but they turned against the government when they saw the government officials were hand in gloves with the oppressors, and they called Santals called all these people as Dikus, और under the leadership of दो brothers थे, एक सिद्धू और कान्हू, they rose the revolt, and leaders claimed that जो ठाकुर हैं ना, मतलब ठाकुर मीन्स जो गॉड हैं, कृष्ण भगवान को कुछ लोग बोलते हैं, कम्युनिकेटेड हिम ना एंड आस्क्ड देम टू टेक अप द आर्म्स अगेंस्ट द डिकूज टू ब्रिंग सतयुग, एंड रिबेलियंस फॉर सपोर्टेड विद द सप्रेस्ड विद द इमेंस ब्रूटलिटी बाय ब्रिटिशर्स ना, इसको बहुत कैजुअलिटी हुई थी इसमें। फिर पाइका रिबेलियन आता है 1817 में। तो पाइकास जो थे ये ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशियाज था ऑफ किंगडम ऑफ जो है खुर्दू, जो कि उड़ीसा के रीजन का था। और जब ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टिंकरिंग विद द रेवेन्यू सिस्टम इन 1803, जो है जो फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ उड़ीसा थी दे रोज फॉर इन द रिबिलियन, और ब्रिटिशर्स रिवोक कर दिया था उसको रेंट फ्री स्टेटस ऑफ पाइकास का, और उसकी वजह से एक लीडर थे बख्शी जगबंधु, जो पाइका लीडर थे, ही फोर्स्ड कंपनी फोर्सेस टू रिट्रीट, एंड लेटर पाइका रिबिलियन भी सप्रेस कर दिया गया था। फिर चुआर अपराइजिंग है 1766 से 1795, एंड इट हैपेंड इन द मिदनापुर एरिया ऑफ द बंगाल, एंड ड्यू टू फेमाइन देयर वाज इकोनॉमिक हार्डशिप, एंड व्हेन अथॉरिटीज इनहेंस द लैंड रेवेन्यू, जो चुआर पीपल थे उन्होंने रिवॉल्ट किया था। फिर खोंड अपराइजिंग है, खोंड अपराइजिंग 1837 से 1856 थी, एंड द रीजन ऑफ अपराइजिंग वाज ब्रिटिश अटेम्प्ट टू एंड द खोंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस नोन एज मरिया। और जो फर्स्ट थिंग दे परसुएडेड, बट लेटर इट वाज सप्रेस्ड ना, फर्स्ट टाइम दे परसुएडेड, आपस में निगोशिएशन होगा, लेकिन बाद में इट सप्रेस्ड बाय द फोर्स खोंड अपराइजिंग, जो खोंड अपराइजिंग के लीडर थे चक्र बिश्नोई थे ये। फिर फैराजी मूवमेंट है 1838 से 1857, और इट वाज द मुस्लिम सेक्ट ना, फैराजी तो मुस्लिम सेक्ट थे फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्ला, एंड उनका जो बेटे थे दादू मियाँ, he tried to expel English intruders from Bengal, and he also supported the cause of peasants who were exploited by Britishers and जमींदार at that time। इसके अलावा मुंडा रिवोल्ट आता है 1899 से 1900 में, ऑल्सो नोन एज उलगुलान ऑफ बिरसा, और द रीजन ऑफ स्ट्रगल जो था वॉज अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सिस्टम ऑफ कॉमन लैंड होल्डिंग, एंड मुंडाज वर नॉट ओनली दी एक्सप्लोटेड बाय द ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो दी ठेकेदार्स, मनी लेंडर्स एक्सेट्रा। और जो मुंडास थे दी इन्विजन एंड जो है आइडियल जस्ट सोसाइटी विच वुड बी फ्री फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज यूरोपियन आउटसाइडर्स। तो इसके लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा दे रिवॉल्टेड। तो इतनी अपराइजिंग थी ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ना, जहाँ पर ना ईस्ट इंडिया कंपनी है हब वहाँ था, तो सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट भी उधर ही हुए थे। और बाकी कौन कौन से पार्ट में था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक वहाबी मूवमेंट था 1849 में, एंड इट वाज एन इस्लामिक जो है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था फाउंडेड बाय दी सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, इंस्पायर्ड बाय टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया। और इन्होंने कंडेम किया था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड एडवोकेटेड रिटर्न टू द प्योर इस्लाम, एंड आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब जब हो गया था 1849 में, दे टर्न्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फिर कूका मूवमेंट है 1840 में। तो इनिशियली इट वाज रिलीजियस प्योरिफिकेशन कैंपेन, बट आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब दे टर्न्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये कूका मूवमेंट का जो फाउंडेशन था भगत जवाहरलाल ने किया था। फिर एका मूवमेंट है, दे ओनली डिमांडेड टू स्टॉप एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रेंट फ्रॉम अवध एरिया, ये मदारी पासी थे, इनके लीडरशिप में हुआ था। फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भील अपराइजिंग है 1818 में और 1846 में। तो ये खानदेश एरिया जो है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे हुआ था, सेवा राम करके इनके एक लीडर थे। और आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ जो खानदेश था, तो भील्स स्टार्टेड टू फियर द एग्रेरियन हार्डशिप एंड बिकॉज ऑफ दिस दे रिवॉल्टेड। कोली अपराइजिंग है 1829 से 1844 में। इट हैपेंड इन द वेस्टर्न घाट। तो कंपनी का जो रूल था वॉज ब्रॉड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन इन दी जो है कोली फोर्सेज, उसकी वजह से उन्होंने रिवॉल्ट किया था। रामौसी अपराइजिंग है 1822 में, 25 में, 1839 में। दे वर द हिल ट्राइब्स ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड दे वर रिकन्सिलिएटेड
मतलब बाय द ब्रिटिश रूलर्स, एंड इनिशियली दे रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ जो है चित्तूर सिंह 1822 में, एंड अगेन दे रिवोल्टेड इन 1839 आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा। और 1876-70 में जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, इन्होंने रिवोल्ट किया था। ये भी रमौसी पीजन ट्राइब से बिलोंग करते थे। फिर गडकरी रिवोल्ट है ऑफ कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रीजन 1844। तो जो गडकरी थे ये हेरिडेटरी मिलिशिया मिलिट्री क्लास थी, वो जो है जो सर्व करते थे मराठा फोर्स पे, एंड ये इसको डिसबैंडेड कर दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स, एंड फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट गडकरी जो थे इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो ये रिवोल्ट हो गया इन दी वेस्टर्न पार्ट। सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री की बात करें तो रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम है 1794 में। तो आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ नॉर्दर्न सरकार ना बाय ब्रिटिशर्स, दे डिमांडेड 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम राजा ऑफ विजयनगरम। जो राजा थे ही डाइड ड्यूरिंग द बैटल विद द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट इन 1794, एंड आफ्टर हिज डेथ जो उनके सन थे ही कंसिलिएटेड विद द ब्रिटिशर्स। फिर दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट था 1805 का। तो ये त्रावणकोर रीजन में था, वहाँ पे वेलेस्ली ने हार्श कंडीशन इम्पोज किया था, और बिकॉज ऑफ दिस हाई हैंडेड एटीट्यूड ऑफ कंपनी जो वहाँ पे जो दीवान थे उन्होंने रिवोल्ट किया था असिस्टेड बाय नायर कम्युनिटी। जो वेलुथम्पी थे ही वॉज हैंग्ड पब्लिकली बाय द कंपनी, एंड आफ्टर द डेथ टू इंस्टिल फियर अमंग द पीपल, उनके जो बॉडी को सब पब्लिकली हैंग कर दिया गया था। फिर रंपा रिवोल्ट है 1879 पे, अल्लूरी सीताराम राजू जो है इनकी लीडरशिप में हुआ था, एंड ये एक हिल ट्राइब थी जो कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश की, एंड दी रिवोल्टेड अगेंस्ट द डिज़ाइन ऑफ ब्रिटिशर्स वेयर बाई सो मेनी रिस्ट्रिक्शन वॉज इम्पोज्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट रेगुलेशंस। इसके अलावा कुछ अदर अपराइजिंग्स भी हैं, लाइक बंगाल में अपना पवनारी पीजेंट अपराइजिंग थे 1873 से 76 में, and it was a resistance movement by the peasant, that is riots against the lord of the land, that is जमींदार in the Bengal। और इसमें एक यूसुफ शाही परगना था जो कि अभी सिराजगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ पे ये हुआ था, और इसके जो लीडर थे ईशान चंद्र रॉय थे। इंडिगो रिवोल्ट 1849 में, ये भी एक पीजेंट मूवमेंट था, एंड सब्सिक्वेंट अपराइजिंग ऑफ इंडिगो फार्मर्स था अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। चुआर अपराइजिंग जो है अपना 1768 से 1813 तक ऑन लैंड रेवेन्यू ऑन ट्राइब्स ऑफ मिदनापुर, ये हुआ था। तो ये जो है अलग अलग एरिया के हम लोग रिवॉल्ट देख लिए। ओवरऑल नेचर ऑफ अपराइजिंग क्या था, तो दो दे वर मैसिव इन नंबर बट दे वर लोकलाइज्ड ना, और लोकल ग्रीवेंसेस पे बेस्ड होती थी, पैरोकियल नेचर की रहती थी, एंड दे मेनी टाइम्स जो रिवोल्ट थे दे वर बैकवर्ड लुकिंग ना, टू रिवाइव टू रिस्टोर द पास्ट प्रैक्टिसेस। सेमी फ्यूडल लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट होता था, एंड दोज हु वर लेस रिकन्सिलिट्रेंट्स वर पैसिफाइड थ्रू दी कंसेशन बाई ब्रिटिशर्स, और जो दो फाइट वर अनइक्वल इन नेचर, एंड इनहेबिटेंट्स जो थे दे फॉट विद द प्रिमिटिव वेपन्स, एंड ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिशर्स थे दे हैड यूज सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। जो कॉमन फैक्टर था फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन वॉज राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडिल मैन इन द ट्राइबल एरिया। ये सब जगह का कॉमन प्रॉब्लम था। तो ये आप लोग अपराइजिंग देख लिए। अब अपराइजिंग और बाकी सबके बीच में बहुत बड़ा एक रीज़न था जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम थी ना ब्रिटिशर्स की, ये इसको देख लेते हैं। तो एक तो परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है इन ऑर्डर टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में इसको। बिहार बंगाल में ये स्टार्ट हुआ था, और इसको बाद में उड़ीसा, वाराणसी, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास यहाँ पे एक्शन किया गया था, एंड इट कवर्ड जो है अराउंड 19% एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इसका फीचर क्या था, तो जो है जो परमानेंट सेटलमेंट किया जाता था जमींदार से, एंड जमींदार्स वर एंटाइटल्ड विद द लैंड ओनरशिप राइट, एंड ये हेरिडिटरी थी एंड ट्रांसफरेबल थी, और लेकिन अल्टीमेट ओनरशिप जो थी ये ब्रिटिश अथॉरिटी ओन करती थी। एंड जो रेंट था ये निगोशिएट किया जाता था बिटवीन जमींदार एंड ब्रिटिश अथॉरिटी, एंड जो उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता था, और इसको
एग्री किया गया था कि 10/11 जो है पार्ट है ऑफ टोटल रेवेन्यू वाज कलेक्टेड एंड सबमिटेड टू द ब्रिटिशर्स, और 1/11 जो है ये जमींदार अपने पास रखेंगे। द रेट ऑफ टैक्स ऑन द पीजेंट्स वाज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जमींदार ना, और ये आर्बिट्री होता था, जिसका जो मन उतना ले रहा है। इसके अलावा एक सनसेट लॉ था कि जमींदार जो थे उनको जरूरी था कि रेवेन्यू कलेक्शन ऑन टाइम जो है दिए ऑन अ प्रीफिक्स डेट बिफोर द सनसेट। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो इट मे लीड टू दी सेलिंग एंड पब्लिक ऑक्शन ऑफ द लैंड बाय द ब्रिटिशर्स, and also there was no provision of relief to the peasant during the any natural disaster or calamity, ना कि अगर नहीं हुआ उपज प्रोडक्शन तो कैसे देंगे, कोई प्रोविजन नहीं था। इन द लॉ देयर वाज प्रोविजन दैट जमींदार शुड टेक कंसेंट ना ऑफ पीजेंट बिफोर अप्लाइंग पर्टिकुलर टैक्स रेट, लेकिन इसको कभी एक्सरसाइज नहीं किया जाता इस प्रोविजंस को। और जो 1772 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वन हेस्टिंग, और he introduced a system of revenue farming in the province of Bengal, and in this system जो of revenue जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था would farm out the right to collect revenue to the highest bidder, and this system was a total failure and ruined the cultivators because of the arbitrary high revenue demands ना, क्योंकि जो highest bidder है वो खूब एक्सप्लॉइट भी करेगा। रीजंस क्या था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, तो इट to generate sufficient revenue for larger duration, and the Britishers wanted to fund the administrative expansion to British territory, expansion of war to be funded from the Indian revenue and not from the जो है British revenue, and इसके अलावा to minimize the expense in the collection of the revenue and to create new class of zamindar who is not only friendly to British but also a firm supporter of British Raj। इसके अलावा मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एज दी ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार जिसकी वजह से हायर लिटिगेशंस वर विजिबल बिकॉज ऑफ दिस। इम्पैक्ट क्या हुआ परमानेंट सेटलमेंट का, तो इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स के क्या इम्पैक्ट रहा, तो इट सर्व एज अ टारगेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश राज। हाउएवर जो परमानेंट सेटलमेंट था इट कुड नॉट इनहेंस द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बिकॉज इट वॉज इनहेरेंट इन दी सेटलमेंट ना, कि ये परमानेंटली फिक्स्ड है और इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं इवन आफ्टर द राइज इन द प्रोडक्शन। जमींदार के पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो दो सम ऑफ द जमींदार लॉस्ट देयर लैंड ओनरशिप ना ड्यू टू सनसेट लॉ, बट मेजॉरिटी ऑफ जमींदार ह्यूज बेनिफिट, और उसकी वजह से उनकी इनकम और उनका सोशल प्रेस्टीज बढ़ा, एंड इट लेड टू सब फ्यूडलिज्म ना, जिसकी वजह से राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बढ़ा, इंटरमीडिएटरीज मनी लेंडर्स ये सब बढ़े। पीजेंट पे क्या इफेक्ट हुआ, तो देयर वाज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग पीजेंट ना, और उसकी वजह से कई पीजेंट रिवॉल्ट्स वगैरह हुए, एंड पीजेंट्स वर reduced to the status of teenage sharecroppers and landless laborers, and not only the income of peasant declined drastically, इसके अलावा many of them was caught into the vicious cycle of debt ना, जो कि mainly due to जो excruciating and oppressing जो है जमींदार एंड मनी लेंडर्स, और कंप्लीट जो है कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम था विच फर्दर एक्सक्लेटेड दी प्रॉब्लम। लैंड पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो डिटोरेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हुआ बिकॉज देयर वाज नो वन टू इन्वेस्ट ना ऑन द लैंड ना, ब्रिटिशर्स भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, जमींदार भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, पेजेंट्स के पास पैसा ही होता था। तो ये हो गया अपना परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा अपना सिस्टम है रियायतवारी सेटलमेंट। तो इनिशियली ये 1792 में इसको कैप्टन रीड जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ थॉमस मुद्रो इन द एरिया ऑफ जो है अपना बेरा महल जो कि कर्नाटक एरिया में पड़ता है। लेटर 1820 में इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बाय द थॉमस मुद्रो। और एक बाद में इल्फस्टान थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इट इन द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे। और ये रियायतवारी सिस्टम बाद में अराउंड 51% ऑफ एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवर करता था। फीचर क्या थे रियायतवारी सिस्टम के, तो लैंड रेवेन्यू था वॉज डायरेक्टली नेगोशिएटेड विद द रियोट्स दैट इज पीजेंट्स। लैंड ओनरशिप जो राइट थी ये रियोट्स के पास थी। हेरिटरी था, ट्रांसफरेबल था लैंड ओनरशिप। और परमानेंट सेटलमेंट की तरह ही रियोट्स वर नीडेड टू पे अ प्री डिसाइडेड जो है रेवेन्यू ऑन द प्री डिसाइडेड डेट एंड टाइम। और कैलकुलेशन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स के लिए जो है एक साइंटिफिक मेथड जो है चूज़ किया गया था, वेयर द लॉ जो लैंड वॉज सर्वेड एंड क्लासिफाइड एंड मोरओवर द टोटल एक्सपेंस ऑन द ग्रोइंग क्रॉप्स वर डिडक्टेड ना बिफोर फिक्सिंग द टैक्स रेट। और जो आफ्टर द डिडक्शन द एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू
द रेट कांट बी फिक्स्ड फॉर मोर देन 50%, लेकिन ये इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता था प्रैक्टिकल सेंस में। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेट वाइज सिस्टम था, देयर वाज नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स ने इन दी ऑफिशियल हायरार्की, और जो रोतवारी सेटलमेंट था देयर वाज प्रोविजंस ऑफ रिलीफ टू द पीजेंट ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटी, लेकिन इसको भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता, इट इज़ नॉट फॉलोड इन दी स्पिरिट। इसके अलावा परमानेंटरी सेटलमेंट के कॉन्ट्रेरी जो रोतवारी सिस्टम में जो रेट थी ये इंटरवल ऑफ 30 ईयर्स के लिए फिक्स थी, बाद में उसको 30 ईयर के बाद रिवाइज करना होता था। रीज़न क्या था रोतवारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो कीपिंग इन द माइंड दैट permanent settlement, there was no provision of revision, and as per the utilitarian thought, जो लैंड ओनरशिप राइट है ये पीजेंट के साथ होना चाहिए ताकि वो लैंड फर्टिलिटी के लिए इन्वेस्ट कर सकें। एंड ब्रिटिशर्स वांटेड टू फीड इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन एंड मेक इंडिया एज अ मार्केट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो, उसके लिए उन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया। इम्पैक्ट क्या हुआ रोतवारी सिस्टम का? दो इट सर्व द टारगेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश, लेकिन इट ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स ना, इनको लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉई रेवेन्यू कलेक्शन के लिए करने पड़ते थे, एम्प्लॉय करने पड़ते थे। एंड दो द पीजेंट्स एज कम्पेयर टू द परमानेंट सेटलमेंट वर इन बेटर सिचुएशन, लेकिन देयर वाज स्टिल दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। एंड मोर ओवर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है ड्रॉट कंडीशंस वगैरह आई थी, और उसके बाद भी रिलीफ नहीं दिया गया था, विच लेड टू फर्दर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीजेंट्स, and many of the peasant who took loans from the money lenders was caught on the in the vicious cycle of debt, and it led to the eliminated village जो है village elites who gradually positioned themselves as a like polygars, मिरासीदार ये सब होते थे, और they were in the subordinate ranks of the revenue establishment, and some of them brought lucrative and large tract of irrigated land after getting the official appointment। तो ये सब इंसाइडर जो है अपना इन्फ्लुएंस ये सब होने लगा था। एक टॉर्चर कमीशन बना था मद्रास में, टू अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द यूज ऑफ टॉर्चर बाय नेटिव ऑफिसर टू कंपेल द रिवर टू पे टैक्सेस ना, ये बना था इसके लिए। फिर थर्ड है अपना महलवारी सेटलमेंट ना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंडर में हुआ था। 1819 में को होल्ट मैकेंजी थे, he gave suggestion to implement this Mahwari system, and as such it is introduced in the western UP region in 1822 by अपना फ्रांसिस हेस्टिंग, और 1833 में मार्टिन बर्ड थे, he extended it to the rest of the North India, and it was implemented in 30% area of the British India। और इसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसके लिए एक महल यूनिट क्रिएट की गई, दैट इज द ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। और फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एग्रीमेंट वाज साइंड विद द विलेज हेडमैन, लंबरदार एंड टीकेदार्स, जो कि विलेज कमेटी होती थी। एंड लाइक रोतवारी सिस्टम, जो पीजेंट्स थे दे वर इंटाइटल्ड विद द लैंड ओनरशिप, एंड जो लैंड ओनरशिप थी हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल थी। पीजेंट नीडेड टू पे टैक्स ऑन द टाइम, अदरवाइज जो उनकी लैंड थी वो कन्फिस्केटेड कर दी जाती थी, उनको इविक्ट कर दिया जाता था लैंड से। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो रजिस्टर एंड मैप्स फॉर यूज ना टू फील्ड सर्वे वॉज डन फॉर द रेवेन्यू असेसमेंट, एंड जो है उस असेसमेंट करने के बाद जो है सेटलमेंट किया जाता था। रीजंस जो थे इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो सिमिलर टू द रोतवारी सिस्टम है, अपना वही रॉ मार्केट को फुल करने के लिए ना, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, और इसको रिवीजन करते रहे सब के लिए। इम्पैक्ट क्या हुआ महलवारी सिस्टम का? तो जो ये था कोर ऑफ जो पूरे प्रोविजंस थे उसकी वजह से इट वाज टू कॉम्प्लेक्स ना, कि सर्वे करो फिर असेस करो, उसकी वजह से क्या होता था इडियोसिंक्रेटिक मैनर में ओवर असेसमेंट होता था हमेशा। इसके बाद भी ना, इस वजह से सब चीज़ होने के बाद भी टैक्स जो है हाई ही होता था। इसके अलावा 1828 में एग्रीकल्चरल डिप्रेशन जो है ये वर्सन हो गया था, और उसकी वजह से इट फर्दर वर्सन द सिचुएशन, एंड द डेट ऑफ पीजेंट स्टार्टेड राइजिंग विच लेड टू दी फ्रीक्वेंट मॉडगाज एंड सेलिंग ऑफ लैंड ना, कोमोडिफिकेशन ऑफ लैंड हो गया, और लैंड अपना बेच रहे हैं अपने उसके लिए सर्वाइव करने के लिए। फिर ग्रीवेंसेस हुआ ऑफ रूरल सोसाइटी ऑफ द नॉर्थ इंडिया वर सून टू बी एक्सप्रेस्ड
rather loudly and violently in the revolt of 1857 ना 1857 का रिवोल्ट का भी कारण बना ये। तो ये हो गया। और जो परमानेंट सेटलमेंट है जमींदारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, 3 सिस्टम है। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है जमींदारी सिस्टम है इसमें लार्ज जमींदार होते थे, और रोतवारी सिस्टम का मेन था कि इसमें लैंड ओनरशिप पीजन को दिया जाता था, और ये दोनों ही प्रॉपर्टी को मिक्स कर दो तो एक तरह से महलवारी सिस्टम बन जाता है। और जो परमानेंट सेटलमेंट था तो एट late 18th century the zamindars were facing a crisis at the end of the 18th century as permanent settlement limited the power of zamindars, and within the villages the power of jotedar जो थे, that is group of rich peasants, were more effective than that of जमींदार ना। although इसको जमींदारी सिस्टम बोलते थे लेकिन लास्ट में जमींदारी में भी क्राइसिस होने लगी थी, जोटेदार वगैरह पावरफुल हो गए थे। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट ना, बिफोर जो है फ्रीडम स्ट्रगल्स वाला। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए, ताकि आगे भी आपको किया जाए, और अपने लोगों में बांटो, कम्युनिटी में बांटो, मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।